नहीं हो पाएगा, भले ही कोई बैकअप ना हो, पर मुझसे वो पढ़ाई ही नहीं हो पा रही थी। जस्ट बिकॉज कि तुम दिल्ली नहीं आ पाए तो इसलिए तुम किसी भी कैंडिडेट से इंफीरियर नहीं हो। हर दिन एक एक घंटे आधे आधे घंटे जब भी चाय वाय बनाती थी मैं, तो वो रूल्स में रोज सुनती रहती थी। कि लोग रिजल्ट पहले अकेले में देखते हैं फिर अनाउंस करते हैं। बट देखा कि चलो नीचे से स्टार्ट करते, कहीं तो होगा। बट फर्स्ट फेज पे ही अंजलि देखा तो मेरे को चिल्ला गई। कई टॉपर हैं जो बड़ा इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, सेल्फ नोट के बगैर तो स्ट्रीमलाइन तैयारी हो ही नहीं पाती। वो आपके बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं ना, वो भी क्लियर करेंगे। 15 दिन अच्छी पढ़ाई हो गई, हाँ। अब नहीं होता। वहाँ थोड़ा सा गैप आ गया था, मैं खुद ही पढ़ना थोड़ा कम कर दिया। फाइनेंशियल स्ट्रगल हो रहा था कि वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे हॉस्टल फीस वगैरह। तो फिर मैं वापस आ गई थी बीच में ही, और फिर सिर्फ एग्जाम देने गई थी। Hello and a very warm welcome. So, in this Talk with the Toppers Success Strategy session, today we have Anjali with us. So, Anjali has got remarkable single-digit rank in IFS 2024 examination. She has stood All India rank 9 in this recently announced result. And today we are going to learn from Anjali कि उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने प्रिपरेशन कैसे किया। जर्नी में बहुत सारे स्ट्रगल भी होते हैं, उसकी भी कहानी हम समझेंगे। क्या क्या उन्होंने सीखा, कैसे उन्होंने अपने मेथड्स को इम्प्रूव किया, एंड फाइनली शी हैज रीच दिस रैंक. So all of it. So very warm welcome, Anjali, and thank you for taking out time to sit with us and have a discussion. And I'm sure कि जो student हैं जो इसको end to end देखेंगे, they will take a lot out of this conversation. So अंजलि, सबसे पहले एक बहुत छोटे से सवाल के साथ कि how did you discover your result? कब? जाहिर है रिजल्ट की इवनिंग में ही आपने डिस्कवर किया. So how did you discover? What was your immediate response? ओके, सो एक्चुअली रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ था इस बार, क्योंकि यूपीएससी चेयरमैन नहीं थे तब तो उनके अपॉइंटमेंट में। बट मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो 5th ऑफ मई को एक मेरी बहन का बर्थडे था, तो तभी से ऑलमोस्ट एंटायर फैमिली, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, गांव से है, तो वो वेट कर रहे थे। तो 5 से 19 तक वो सब वहीं थे कि नहीं रिजल्ट आएगा तो यहीं रहते हैं। बट 19 को ऐसा था कि 6 बजे तक आना था, बट 6 बजे नहीं आया, तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी कि इतना वो होता है कि आ जाए आ जाए। बट नहीं आया, वो लगभग 8 बज गए थे उसको आने में। बट फिर मैसेज आके सो गई थी कि अब नहीं आ रहा, अब मैं नहीं देखूंगी, बहुत हो गया। बट एकदम से आ गया कि रिजल्ट इज आउट। फिर हम जाके बैठे, तो खाट जो होती है गाँव में, तो वहाँ पे हम बैठे थे और हम लोग अब आ गए, अब आ जाओ सब। बट वो अंदर एक वो डर था कि इतनी बार नो मैचेस फाउंड देखे हैं कि इस लास्ट मोमेंट पे आके ऐसा ना हो कि रोल नंबर ना आए। बट देखा कि चलो नीचे से स्टार्ट करते, कहीं तो होगा। बट फर्स्ट पेज पे ही अंजलि देखा तो मेरे को चिल्ला गई कि देखिए अंजलि सोंदिया दिख गया। ऐसा था सर, बहुत ज्यादा खुशी थी। और जिस समय आपने रिजल्ट डिस्कवर किया, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स आपके आसपास बैठे हुए जी, थे? सभी थे, मतलब मौसी थी, नानी, दो नानी, नानी की बहन, मतलब बहुत सारे लोग थे हम, मौसी, मामा और ऐसे सब। अंजलि, ये इतना रिमार्केबल है हाँ, इसलिए हाँ, क्योंकि जनरली ये होता है हाँ, कि लोग रिजल्ट पहले अकेले में देखते हैं हाँ, फिर अनाउंस करते हैं. हाँ, मतलब इट इज सो रिमार्केबल कि आपने रिजल्ट देखने के लिए सबको बुला लिया कि रिजल्ट अनाउंस हो गया है, हम्म, तो आ जाओ देखते हैं. हाँ। सो दैट इज सो रिमार्केबल. यस सर, क्योंकि ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, फैमिली ही थी जिसकी वजह से एक्चुअली मैं सब कर पाई। तो नहीं भी होता तो देवर लाइक नहीं होगा तो भी कोई वो नहीं है, और हो जाएगा तो मुझे वो पहला ही चीज उन्हीं के साथ एक्सपीरियंस करनी थी, पहला मोमेंट। तो इसलिए एक्सपेक्ट किया था टॉप 10 में? एक्चुअली मैंने जब जो अपन पढ़ाई करते और फिर वो पेपर लगा के रखते, तो इस बार मेंस के टाइम पे टॉप 20 या 20 रैंक या यार ऐसा करके लिख रखा था कि बहुत दूर की चीज है, बस लिख लेते हैं कि चलो 20 आ जाएगा। बट रैंक आना भी, मतलब मैं तो बहुत निराश एक्चुअली हो चुकी थी इस जर्नी में। पर रैंक आ जाएगा, वो भी सिंगल डिजिट, तो बहुत ज्यादा मतलब ग्रेटफुल हूँ मैं। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट आ गया, ठीक है ऐसा। अगर हम लोग एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस की बात करें, तो मीन्स देते वक्त ये तो जरूर लगा होगा कि इंटरव्यू कॉल आ जाएगा. मीन्स, हाँ, जब मीन्स हो। जब आईएफएस का मेंस आपने दिया और इन टोटालिटी जब आपने उसको पूरा एनालाइज किया होगा, तो उस समय ऐसा लगा था कि इंटरव्यू कॉल तो बिल्कुल आ रहा है? जी, मेंस लिखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया था। मेजरली मेरे ऑप्शनल की वजह से मुझे पता था कि जियोलॉजी में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, और इसी वजह से वही रिजल्ट में देखा है, वन ऑफ द हाईएस्ट है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 284 मार्क्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा है जियोलॉजी में। काफी अच्छा, काफी अच्छा. हाँ, तो इसी वजह से, तो मेंस का इस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस था कि इंटरव्यू कॉल आएगा। और इंटरव्यू देने के बाद
ये लगा कि लिस्ट में नाम दिख जाएगा? हाँ, तब भी लगा था उसके बाद, क्योंकि एक मैं अलग से माइंडसेट में उसके बाद गई थी इंटरव्यू से और इंटरव्यू के बाद तक। एक स्पिरिचुअल जो कहते हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैंने हर जगह बोला कि मैंने बुक पढ़ी है और ये बिलीव करके गई थी कि होगा ही सही। जबकि फर्स्ट इंटरव्यू था, मुझे यही था कि किसी भी इनफैक्ट टीचर से भी, यूपीएससी के टीचर से, मेंटोर से, किसी से भी वन टू वन बात करने का भी एक्सपीरियंस नहीं था। हमेशा सब कुछ ऑनलाइन था, तो वो इंटरफेस इतना चेंज होगा, नर्वसनेस हो सकती थी, बट पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं गई, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव थी। तो वही बोर्ड ने देखा और जैसे ही मैं बाहर आई तो मुझे ऐसा लगा था मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू गया। मैंने सबसे ये बोला था बहुत अच्छा गया है। और ये आपका पहला यूपीएससी की बिल्डिंग में कोई भी इंटरव्यू था, हाँ, या फिर पहला। उसमें आप कभी इंटरव्यू में गई थी? नहीं सर, पहला था। पहली बार यूपीएससी बिल्डिंग देखा मैंने। अच्छा, यूपीएससी बिल्डिंग में पहली बार देखी आप? हाँ, पहली बार देखी। दिल्ली पहली बार आई थी मैं अभी इंटरव्यू के लिए, तो सब कुछ पहला था। यू रिमाइंड मी ऑफ अ स्टूडेंट। हाँ। बहुत साल पहले की बात है। हम्म, इंटरव्यू के वक्त उनसे मुलाकात हुई थी। हाँ। हिज फादर वाज पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर, ओके। और वो दिल्ली पहली बार आए थे। हाँ। ही हैड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स बट वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। हम्म। उसको ये लग रहा था कि यूपीएससी की किसी भी एग्जाम को क्रैक करने वाले स्टूडेंट में ये होता है, ये होता है, जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। हम्म। लेकिन इंटरव्यू के दौरान मैंने फील किया था कि उस बच्चे के अंदर एक इंटरनल स्ट्रेंथ, एक रेजिलियंस तो थी। ही वॉज इन हिज थर्ड अटेम्प्ट जब वो बच्चा आया। एंड ऑल दैट आई डिड, इंटरव्यू के दौरान ही उससे बातचीत हुई थी, ऑल दैट आई डिड वॉज टू मेक हिम बिलीव कि तुम कर सकते हो इसी अटेम्प्ट में, हम्म। और तुम किसी भी कैंडिडेट से इंफीरियर नहीं हो। इसलिए जस्ट बिकॉज कि तुम दिल्ली नहीं आ पाए, तो इसलिए तुम किसी भी कैंडिडेट से इंफीरियर नहीं हो। हाँ। तो दैट्स अ ह्यूज इंस्पिरेशन कि आप पहली बार इंटरव्यू के लिए दिल्ली आई और उसके बाद इतना शानदार रैंक रैंक लेकर आप वापस गए, जो कहा जाता है कि दिल्ली कैप्चर कर लिया आपने। अच्छा अंजलि, अब थोड़ी शुरुआत से आपकी जर्नी की बात करते हैं। जी जी। तो आप मध्य प्रदेश से हैं, हाँ। तो कहाँ से हैं, और स्कूलिंग कैसे कब शुरू हुई? जी। मध्य प्रदेश में राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ चंदरपुरा गांव है हमारा, वहाँ से है। बेसिकली जैसे होता है कि जो एक फर्स्ट जनरेशन कोई बाहर निकलती है, वैसे मेरे पापा ने किया था वो। तो शुरू में तो हम ज़्यादातर गांव में रहते थे और पास का जो ब्यावरा टाउन है वहाँ पे स्कूल था, तो स्कूल कम करते थे और छुट्टियाँ ज़्यादा होती थी, क्योंकि मम्मी को भी सडनली मेरी दादी ऐसे भेजना नहीं चाहती थी कि जाओ बाहर टाउन में ही रह लो ऐसा। बट फिर आते आते 9th 10th, वैसे मम्मी को ऐसा था कि पढ़ाना है, क्योंकि उनकी लाइफ थोड़ी काफी स्ट्रगलिंग रही थी, चाइल्ड ब्राइड थी वो ऐसा। अच्छा। हाँ। तो उनको था कि नहीं ये जरूर पढ़ेगी, ऐसा था। तो उसकी वजह से 9th से फिर हमने ब्यावरा में रहना स्टार्ट कर दिया ज्यादातर। तो फिर स्कूलिंग वही ब्यावरा में हुई थी, मेरी आर के अकेडमी एक ही स्कूल था, उसी में पूरा हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ा डिसीजन था कि ऐसा ही होता है वहाँ के, बस हो गई पढ़ाई, इतना ही होता है। पर फिर सबसे बड़ा स्टेप मम्मी ने लिया कि नहीं, यहाँ से तो कहीं बाहर भेजेंगे वरना यही रह जाएगा, यही शादी हो जाएगी। ये सेट था कि 2 साल बाद शादी हो जाती फिर। तो मम्मी ने बोला कि इंदौर तो चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज्यादा हो जाएगा वहाँ, यूपीएससी भी वहाँ तो नहीं होती है, क्योंकि मैंने सोच लिया था 12th के बाद से ही मुझे कुछ इतना बड़ा करना है कि लोग मुझे सीरियसली ले, ऐसा था कि। तो फिर इंदौर में गई और वहां से मैंने ग्रेजुएशन करा। 3 साल का था, बट थर्ड ईयर तक ही पापा को कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल हो रहा था कि वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे हॉस्टल फीस वगैरह। तो फिर मैं वापस आ गई थी बीच में ही और फिर सिर्फ एग्जाम देने गई थी। तो इसलिए 2019 से फिर मैं घर पे रही थी। और वही है कि एक तो छोटी जगह से होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा घर से इतना जुड़ाव होता है कि बाहर नहीं रह सकते। मुझे ऐसा था कि अगर मुझे करना है, मुझे पता है कि एग्जाम में समझ गई हूँ, तो मैं घर पे रह के कर सकती हूँ। इसलिए फिर मैं कहीं गई भी नहीं बाहर, और 2019 से अब तक बस पढ़ी रही थी वहीं, ऐसा था। अच्छा। हाँ। और ये प्रेशर कभी फील नहीं हुआ कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए, या मे बी वापस इंदौर जाना चाहिए, कोचिंग लेनी है, इस चीज़ की कोचिंग, उस चीज़ की कोचिंग? वो प्रेशर कभी फील नहीं हुआ, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट? नहीं सर, वो नहीं होता, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे अंदर से है कि मुझे अगर एग्जाम समझ में आ गई तो बस यही काफी है। कहीं आने से, किसी के बोलने से आप एग्जाम, इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते हो। तो यही था कि मुझे क्लियर था कि मुझे एग्जाम समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन आते हैं, इसके आंसर देने हैं आपको, बस इतना ही होता है। तो वो मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए वो कभी ऐसा नहीं हुआ, कंपैरिजन कभी मेरे पास था नहीं। शायद वो भी एक पॉजिटिव रहा कि कोई पीयर ग्रुप नहीं था, तो पीयर प्रेशर भी नहीं था।
कोई कंपैरिजन भी नहीं था, बस खुद को समझ लिया तो वो हो गया इसलिए। राइट, हाँ राइट। तो सीरियसली आपने 2019 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी या थोड़ा टाइम लिया? बीच में पैंडेमिक भी था, हाँ तो उसकी वजह से भी थोड़ा फ्लो टूटा होगा। हाँ। तो प्रिपरेशन की जर्नी थोड़ा बताइए। ओके सर, प्रिपरेशन का तो ऐसा था कि मैंने कॉलेज भी जो किया था वो बीएससी ही किया है, तो कॉलेज के टाइम से ही मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा था ना घर के मतलब कि कोई और मेरी लाइफ डिसाइड ना कर दे, मैं पढ़ती रहूँ, कुछ हो जाए बस एग्जाम में हो, ऐसा था मुझे। तो ग्रेजुएशन होते से ही मेरी जॉब लग जाएगी, 2020 में ही मैं निकाल लूंगी यूपीएससी ऐसा। तो पढ़ना तभी से स्टार्ट कर दिया था मैंने। फिर 2019 में जब वापस घर गई तब भी पढ़ा था। बस 2020 बहुत ही हैपनिंग साल रहा। एक्चुअली कोविड था बट मैं घर पे रही थी पहली बार, इतना साल इंदौर रहने के बाद 3 साल। तो वहाँ थोड़ा सा गैप आ गया था, मैं खुद ही पढ़ना थोड़ा कम कर दिया था मैंने और थोड़ा एंजॉय करने लग गई थी। और फिर 2021 से वापस स्टार्ट करा था अच्छे से पढ़ना। Right. हाँ और पहला अटेम्प्ट कब लिया? 2021 में। 2021 में जबकि लिया। मैं एलिजिबल 2020 में हो गई थी, बट वही मेरी पढ़ाई खुद से ही छूट गई थी, हम्म, मैं 2021 फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो उसमें ऑप्शन क्या था आपका? सीएसई में पूरे टाइम मेरा ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी। हाँ, ओके। वही मैंने वो भी खुद से ही पढ़ा था, क्योंकि उसकी भी कोचिंग नहीं ली थी, बट एनरिचमेंट प्रोग्राम्स वगैरह जैसे ऑनलाइन राइट, भी ले राइट, सकते हैं वो ले लिए थे शॉर्टेज राइट, सर राइट, के। राइट। तो जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, हम्म। तो उस अटेम्प्ट का आउटकम कैसा रहा? ओके सर, फर्स्ट मुझे लगा था कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर इसमें जीएस में मैं फेल हुई थी और सीसेट मेरा हो गया था। तो वही था, बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था कि एग्जाम में आपको जो लग रहा है वो अलग होता है, और जो एक्चुअली एग्जाम को आपको जिस तरह से करना होता है वो डिफरेंट था वहाँ पे। तो वही मैंने सब्सिक्वेंटली कवर अप करा उसको। तो 2022 23 24 अभी मैं जीएस में फिर प्रीलिम्स में कभी वो नहीं हुआ। बट अगेन एक और लर्निंग एक्सपीरियंस आएगा 2022 में, जब ओके। मुझे लगा था कि नहीं सीसेट तो हो ही जाएगा, मेरा मैथ्स था, बीएससी भी कर रहा था, और मैं सीसेट में फेल हो गई। और 2022। हाँ, और 101 मार्क्स थे, जबकि जीएस में मेरे अच्छा। काफी ज्यादा थे, कट ऑफ थे, और उसमें मैं फेल हो गई। और 2023 भी मुझे काफी टफ लगा था, तो उसमें 65 आए थे, तो अगेन मैं सी सेट से रह गई थी। तो 2 बार मेरा, तो 3 बार मतलब प्रीलिम्स नहीं हुआ, और लास्ट के 2 तो सी सेट की वजह से नहीं हुए थे। बट 2024 में फाइनली हो गया। राइट। तो 2024 में अगर अब मैं जरा सीक्वेंस को जोड़ पा रहा हूँ, तो 2024 में पहली दफा आपका प्रीलिम क्लियर हुआ था सर। और आपने फाइनल सिलेक्शन भी ले लिया। जी सर, तो वही सबसे अलग लगता है, मतलब एक लगता है कि वाह, पहली बार प्रीलिम्स हुआ था और पहली बार रैंक भी आया। ऐसा अक्सर नहीं होता। हाँ हाँ ऐसा अक्सर नहीं होता। हाँ वे बैक जब हमारा इंस्टीट्यूट शुरू ही हुआ, हाँ हमारे एक स्टूडेंट थे, सुजीत कुमार। हाँ। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था, हम्म, और उन्होंने प्रीलिम दिया था और उनको लगा था कि प्रीलिम उनका क्लियर हो जाएगा। हाँ और फिर ऐसा हुआ कि प्रीलिम नहीं हुआ, हाँ और इस एंटिसिपेशन में कि उनका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा, हाँ उन्होंने यहाँ पे क्लासेस भी ज्वाइन कर ली थी कि मेंस के लिए कम समय में अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। उनका प्रीलिम नहीं हुआ, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग, दोस्तों से भी बातचीत में कई बार हम बोल देते कि प्रीलिम तो निकल ही रहा है दैट वेज, हाँ हाँ। नहीं हुआ, तो ही स्टॉप्ड कमिंग फॉर द क्लासेस। ओके। फिर मैंने उनको बुलाया, हाँ मैंने कहा कि यू आर सच अ कैंडिडेट कि तुम एक बार प्रीलिम निकालोगे तो मोस्ट लाइकली हाँ। in that attempt you will get selection also. ओके। So in his next attempt, exactly that happened. He cleared the prelim. He got a final selection. So his all India rank in civil service was 91, if I am not wrong. So he is the IPS in Bihar Cut right now, serving as DIG. ओके। So सुजीत के बाद मैं आपका सुन रहा हूँ अंजलि कि आपने पहली बार प्रीलिम निकाला। ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइमर होते हैं, हाँ हाँ लेकिन कई बार उन लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता। हाँ हाँ। तो कि आपने पहली बार प्रीलिम निकाला और उस बार सारी चीजें ठीक होती चली गई। वन थिंग आई वांटेड टू नो कि जब 3 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट में प्रीलिम नहीं होता है, हाँ हाँ। सेल्फ डाउट हुआ? सेल्फ डाउट से ज्यादा ये हुआ था कि मेंटली थक गई थी मैं। 2023 के बाद तो बहुत ज्यादा, कि अब ऐसा लगा था कि अब नहीं हो पाएगा, भले ही कोई बैकअप ना हो, पर मुझसे वो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। यूपीएससी की जो लाइफस्टाइल होती है ना, वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग होती है। तो वो था कि फ्रस्ट्रेशन भी था कि कैसे नहीं हो रहा है, मुझे तो सब समझ में आ गया, मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है, हमेशा से अंदर हर चीज में बस ये अंदर के कॉन्फिडेंस से ही चल रही हूँ मैं, कुछ आसपास तो और था नहीं। तो कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है मैं इस एग्जाम के काबिल हूँ, फिर क्यों नहीं हो रहा है।
तो इस वजह से वो डेफ़िनेटली था। 2023 के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। पर फिर वही था कि यूनिवर्स ने ऐसा करा कि घर पे ऐसी कंडीशन आ गई कि 2023 के बाद और कुछ था भी नहीं। मैंने सोचा 1 साल और कंटिन्यू कर लेते हैं। 2023 में ही मैंने अपने फादर को लूज़ किया। तो अक्टूबर 2023 में उस प्रीलिम्स के बाद तो ऐसा था कि या तो उस ग्रीफ को ओवरकम करने के लिए कि मैं जब तक जागूँ बस पढ़ती रहूँ ताकि मैं वो दुःख ना हो मुझे। इसलिए फिर 2024 का अटेम्प्ट मैंने इसलिए दिया था, अदरवाइज़ मैं यूपीएससी से थक चुकी थी। 24 में सिविल्स दिया हाँ, दिया ही होगा। हाँ, वो दिया था बट नहीं, मैंने प्रीलिम्स के बाद डिसाइड कर लिया था कि मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ही मेंस लिखूँगी और अब यही करना है। तो मेंस लिखा था क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था मेंस लिखने का। तो जाके बैठूँ 2 पेपर कैसे लिखते हैं, कितनी थकान होती है, कितनी नींद आती है, हाँ, हाँ, छोटी-छोटी चीज़ जानने के लिए, राइट, पेपर कंप्लीट होता है या नहीं। राइट। तो एक एक्सपीरियंस लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए मैंने सिविल सर्विस का मेंस लिखा था। अच्छा, हाँ, मतलब ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं नहीं करते। कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ा था, प्री के हाँ, बाद में जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री पढ़ा था इसलिए। अच्छा। तो अंजलि एक बात बताइए कि 24 में ज़ाहिर है कि कट ऑफ से काफ़ी आगे जाकर के आपका परफॉर्मेंस रहा, जी, तभी फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी आपका प्रीलिम क्लियर हुआ। हाँ, हाँ। तो प्रीलिम जितने न्यू कमर्स हैं, आपकी भी जर्नी में अगर हम देखें, तो 2 बार सीसैट की वजह से और 1 बार जनरल स्टडीज़ की वजह से आप प्रीलिम नहीं क्लियर कर पाए और न्यू कमर्स का सबसे बड़ा स्ट्रगल प्रीलिम के लेवल पे होता है। क्योंकि एलिमिनेशन रेट भी बहुत ज़्यादा है और प्रीलिम का रेंज भी कुछ भी करें इतना हो ही जाता है कि एक फर्स्ट टाइमर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आपने कैसे मैनेज किया और खास तौर पे चूंकि आप ज़्यादातर ज़्यादातर क्या बल्कि मैं मानूंगा कि 90% आप सेल्फ स्टडीज पे थी, जी सर। तो थोड़ा सा एंसिलरी ऑनलाइन सपोर्ट आप ले रही थी, बस वही था आपके पास। तो आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा और आपका एकदम रीसेंट एग्जांपल है, 2024 का ही आपने प्रीलिम क्लियर किया है। आप बताइए कि कैसे प्रीलिम को आपने क्रैक किया? जी सर। प्रीलिम्स का ही सबसे ज़्यादा एक्चुअली मुझे एक्सपीरियंस है, इतने साल प्रीलिम्स के लिए ही लगभग पढ़ा है क्योंकि वही नहीं हो रहा था। तो प्रीलिम्स में यही है कि मैंने बुक्स को ही सबसे ज़्यादा पढ़ा है, जो बेसिक बुक्स होती हैं आपको जैसे ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है, इन सब के लिए एनसीईआरटी बहुत पढ़ा, इकोनॉमी के लिए भी एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा पढ़ा है। तो बुक्स को बहुत अच्छे से और कई बार पढ़ने से जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है, वो बहुत अलग होती है। तो बेस वही था मेरा। फिर होता है कि करंट अफेयर्स के लिए क्या करना होता है। अगेन हमेशा यही होता है, मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स कर भी नहीं पाती, उतना मुझे याद भी नहीं रहता है, तो हमेशा एक ही विज़न मंथली मैं फ़ॉलो करती थी, विज़न आईएएस की। तो बस उसकी मंथली फ़ॉलो करा और उसको ही मार्क कर एक तो इतनी बार प्रीलिम दे कर समझ में आ जाता था देखते से ही कि ये फैक्ट है और ये प्रीलिम्स में आएगा, ऐसे आएगा। तो बस वो छोटे 1 वर्ड 1 पेज में से मार्क कर लिए। तो उस तरीके से करंट को करा था और बेस हमेशा बुक्स को ही रखा। फिर उसके बाद बहुत ही स्पेसिफिक जैसे कि प्रीलिम्स में जो चेंज आ रहे हैं, जैसे प्लेसेस इन न्यूज़ एक नया चेंज था 23 और 24 के लिए। राइट। तो उसके लिए मुझे पता था कि इसका मैंने क्योंकि मैप बहुत देखा है ज्योग्राफी के लिए, कहीं भी शॉर्टकट तो लेना ही नहीं होता है। मैप देखो छप जाना चाहिए दिमाग में। वो तो था, उसके साथ प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए जैसे यूट्यूब वीडियो जो भी थे 2-3 घंटे के, किसी के भी अच्छे वाले जो होते थे वो देख लिए और जैसे ये था कि मिडिवल हिस्ट्री काफ़ी आने लगी थी जैसे अभी हाँ, हाँ। और उसको वो फैक्चुअल होती है तो वो भूल जाते हैं। तो उसको मैं क्या करती थी जब वॉक पे सुबह जाती थी तो पिछले 1 महीने पहले प्रीलिम्स के लगभग रोज़ मैं सुनती थी उसको यूट्यूब पर जो भी था वो और शायद प्रतीक नायक सर का है एक मैराथन वाला, उसको सुनना ताकि वो मुझे ऑडियो फॉर्म में याद रहे। ऐसा और एक ट्री में ये होता है आपको याद बहुत रखना था यस नो जैसा करके माइंड में। तो मेरा ये पर्सनल था कि मुझे समझ में आ जाता था, मुझे सुनने पे काफ़ी ज़्यादा याद होती है चीज़ें। तो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा करे थे, लगभग स्पेक्ट्रम को बहुत जल्दी-जल्दी बोल-बोल के रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसको कई-कई बार सुना। तो वो अच्छा, रिविज़न खुद से काफ़ी बोल लगे। करके आपने उसको रिकॉर्ड किया? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। ओके। मेरे अब फ़ोन में शायद अभी भी वो सारे रिकॉर्डिंग्स होंगी। जो भी मेरे नोट्स थे या प्लेलिस्ट न्यूज़ होती है, उनको बहुत ज़्यादा लगभग जो मुझे अल्टीमेटली रिवाइज़ करना होता था, वो सब मेरे पास ऑडियो फ़ॉर्म में था। और उनको एक ही दिन में से इतना मल्टीपल रिविज़न हो सकता था बहुत छोटे टाइम में। राइट, इसलिए ये मेरी एक थोड़ी पर्सनल स्ट्रैटेजी थी। राइट, राइट। अ, फर्स्ट टाइमर्स को बुक्स को लेकर के और सोर्सेज़ को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। जी सर। अ, तो हिस्ट्री के लिए तो मैं मानता हूँ कि वेल सेटल्ड सोर्सेज़ हैं, आप एनसीईआरटी करें हुँ, और स्पेक्ट्रम की बुक को आप देख लें, तो दैट लार्जली टेक्स केयर ऑफ द नीड्स। यस। लेकिन इसके अलावा भी आपने हिस्ट्री या कल्चर के लिए कुछ ऐड किया था? सर यही था कि जो 2016 में एक मेंटर थे जब मैं जैसे इंदौर में गई थी, तो वहाँ एक क्लास थी
जो मैंने ज्वाइन तो की, बट 2-3 महीने बाद वो बंद हो गई थी। तो वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का मिक्स सर ने पढ़ाया था, एंशिएंट हिस्ट्री, तो उस तरह से वो कवर्ड था। तो पूरे टाइम ये 5-6-7 साल मैंने बस उसी से पढ़ा है। तो पर वो लगभग वही है, जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो हिस्ट्री है, एनसीईआरटी है, हाँ। वही है लगभग वो। राइट। हाँ, तो वही सही सोर्स है उसका। लेकिन उसको कंसाइज करके उन्होंने कंसाइज करके पढ़ना सही होता है। और वो उसमें आर्ट एंड कल्चर भी कवर्ड हो और एंशिएंट हिस्ट्री भी कवर्ड है इस तरीके से। और एंशिएंट हिस्ट्री में ये भी बहुत हेल्प करता है कि जैसे कि एक वन पेजर मैंने बहुत बनाए हैं हिस्ट्री के लिए। एक पेज था जहाँ पे मैंने सारी टर्म्स लिख रखी थी जो भी आई थी, फिर अलग से क्योंकि मैंने वो नोट्स पढ़े थे, तो एनसीईआरटी को भी उठाया था कि बहुत छोटे छोटे वी ही करके ऐसे जो भी टर्म्स होते हैं ना, कि वो टर्म्स के एक वन पेजर बना लिया था कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि वो कई बार आ जाता है, कॉइन का नाम आ गया, ये कौन सी में था, तो क्रोनोलॉजी भी याद रहेगी और मीनिंग भी याद रहेगा। वैसे ही कुछ डिपार्टमेंट्स जो खोले होते हैं किसी पर्टिकुलर किंग ने, वो भी छोटा सा बना रखा था, इसमें सारे डिपार्टमेंट्स कवर्ड थे। तो इस तरह से वन पेजर बहुत हेल्प करते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि वो काफी बड़ी हो जाती है और आपको वहाँ इंस्टेंटली याद रखना पड़ता है, ये राजा पहले आया था, ये बाद में आया। हाँ हाँ तो इनके लिए आप वन पेजर हिस्ट्री में हेल्प करते हैं खुद के। दैट टेल्स मी कि आप सेल्फ नोट्स काफी बनाती थी, हाँ। और आपके सेल्फ नोट में एक यूनिक चीज ये भी थी कि आप बहुत सारे ऑडियो सेल्फ नोट्स भी बनाती ऑडियो थी। तो रिवीजन के लिए। राइट हाँ राइट सर। राइट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ नोट्स को लेकर के थोड़े डाउटफुल रहते हैं, और उनका डाउट भी काफी जेन्युइन है, क्योंकि कई सारे टॉपर कहते हैं कि हमने डायरेक्टली बुक्स में ही अंडरलाइन कर दी थी और इस वजह से हम नोट्स नहीं बनाते थे, हमें वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी लगती थी। जी सर। कई टॉपर हैं जो बड़ा इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, सेल्फ नोट्स के बगैर तो स्ट्रीमलाइन तैयारी हो ही नहीं पाती। तो सेल्फ नोट को लेकर के, और फिर हम दूसरी किताबों पर आएंगे, लेकिन सेल्फ नोट्स को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? जी सर। यही है, सेल्फ नोट्स का डाउट मुझे भी बहुत ज़्यादा था जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तब यही समझ में नहीं आता है कि सेल्फ नोट्स आपको कैसे बनाना है, ये बुक रखी हुई है, अब मैं क्या करूँ इसका। तो हम बहुत बार वैसा का वैसा उधर छापने लग जाते हैं, नहीं समराइज करके बनाना होता है, तो 4 लाइन को 1 लाइन में लिख लिया तो अपने को लगा सेल्फ नोट्स बन गए। तो वही ऐसा नहीं करना होता है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए तो आपको बुक्स में ही मार्क करो और इस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो कि आप बहुत सारे पेजेस को 2-3 पेज में जो लिख पाए हो और उसको रिवाइज कर लोगे। वो सेल्फ नोट्स में भी बिलीव करती हूँ। आप वैसा का वैसा उसको बहुत छोटे समराइज करके भी लिखोगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। Done. हाँ, Yeah. और खुद से जहाँ जो डिफिकल्ट लगे पार्ट वो लिखो। ऐसा होता है, ये खुद की ही एक पर्सनल ही होता है, आप इवॉल्व करते हो पढ़ते पढ़ते, बट पहले काफी ज्यादा पढ़ो, फिर आप क्वेश्चन पेपर देखो कि क्या आता है और उसको फिर आप वन पेजर में लिखो इस तरीके से। Right. ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए क्या आपके सोर्सेज रहे? ओके सर, पॉलिटी के लिए तो सिर्फ एक ही सोर्स था, लक्ष्मीकांत ही। और उसके अलावा मैंने शुभ्रा रंजन मैम के जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सेक्युलरिज्म के, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स के मुझे लगा था 2022 में आए थे क्वेश्चन। प्रीलिम में आए थे। हाँ, प्रीलिम्स में आए थे। तो कि लक्ष्मीकांत तो फैक्ट्स कवर कर देगी, पर इन कॉन्सेप्ट्स को उन कॉन्सेप्ट्स के लिए समझना, उसके लिए मैंने वो वीडियो देखा था और उसके फिर 2-4-5 पेज के नोट्स बनाए थे। तो पॉलिटी के लिए यही था। और ज्योग्राफी के लिए तो आई थिंक मैंने एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं किया है। और क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल था तो शायद वहां से मुझे नहीं पता, अपने आप आ जाता है सबकॉन्शियसली, आपको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। बट ओवरऑल मैंने प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी को ही पढ़ा था, उसमें वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना होता है। ज्योग्राफी का एनसीईआरटी तो बेस्ट सोर्स है, वो होता है और मैप पढ़ना होता है। उसको लेके एक जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के माइंड में, कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक? हाँ, वो होता है। एक्चुअली जब मैंने भी शुरू में वो रिसोर्स गैदर करना स्टार्ट किए थे तो 6 से ही एनसीईआरटी ले ली थी, बट अल्टीमेटली 9th टू 12th मैंने ज्यादा पढ़ी है। 9 to 12। हाँ। सो 9, 10, 11, 12 हाँ, कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है। Right. करना ही है, 9th से भी आपको लगेगा शायद ये बेसिक है, आपको याद रहे, पर बहुत छोटी छोटी चीजों से ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, जितना मैंने ज्योग्राफी को देखा है। हाँ। बस ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी ही बेस्ट है। इकोनॉमी? इकोनॉमी क्योंकि मुझे इस सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा डर था, इससे ज्योग्राफी मुझे अच्छा लगता था, हिस्ट्री भी अच्छा लगता था और मैथ्स का बैकग्राउंड था, पर इकोनॉमी बिल्कुल ही मिसिंग था मेरे। तो उससे इतना डर था कि डर की वजह से मैंने जो मृणाल सर के जितने भी वीडियोस थे अवेलेबल उस टाइम पे 2017 में शायद, हाँ हाँ हाँ। तो वो सारे देख लिए थे और उन्हें कई बार देखा। फिर मैंने एक एनसीईआरटी भी पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत अच्छा है, उसका जो बेसिक जैसे लीगल टेंडर का एक बार क्वेश्चन आया था हाँ वो हाँ हाँ। एनसीईआरटी से ही लाइन थी, हाँ। तो उसका एनसीईआरटी भी पढ़ा मैंने। फिर इकोनॉमिक सर्वे हर बार पढ़े ही हैं जब भी आते थे, और उसके बाद श्री राम आईएएस के नोट्स पढ़ लिए थे,
और फिर इस बार फाइनल जाके मैंने मृणाल सर के जो 4 पिलर या पिलर्स के जो नोट्स डाले वो भी कर लिए थे। तो इकोनॉमी से मुझे इतना डर था तो मैंने उसको बहुत ज्यादा जगह से करा, बट अल्टीमेटली मृणाल सर के पिलर्स इस साल वो किए थे, ओके। बुक्स आती है उनकी वो सो उसके लिए। मतलब ऐसा लगा कि ये ओवरडू हो गया, इससे कम में भी काम हो सकता था। हाँ शायद सर हो सकता है, बट इकोनॉमी में यही है कि आपको अगर एक बार समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं उसमें भी। वो अल्टीमेटली मुझे प्रीलिम्स में सबसे अच्छा पार्ट भी इकोनॉमी लगता था। तो हाँ कम में हो सकता है, बट मैंने डर की वजह से किया था कि मुझे सब्जेक्ट समझ में क्यों नहीं आता, मुझे बहुत बेसिक चीजें क्यों नहीं इंटरलिंक हो पाती है। तो वो है, आप एनसीईआरटी कर सकते हो और कोई भी एक सोर्स फॉलो कर लो और जहां जरूरत लगे आप वीडियो देख सकते हो ऐसा। करंट का आपने बताया कि कंपाइलेशन से आप करती थी, वहीं पे आप अंडरलाइन करते थे, और जहां जरूरत हुई थोड़ा खुद का भी एक मिनी कंपाइलेशन बना लिया, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हाँ हाँ वगैरह का। जी सर। ओके। सीसेट की तैयारी कैसे की, और सीसेट की वजह से भी प्रीलिम नहीं क्लियर हुआ है आप, हाँ तो व्हाट वाज द लेसन लर्नड? वही बड़ा शौक था 2022 में कि जिसको हम क्वालिफाइंग पेपर बोलते हैं उसकी वजह से मेरा यूपीएससी नहीं हुआ। तो फिर 2022 में मैंने जो अब क्योंकि मैं ब्यावरा में ही थी, वहाँ सीसेट की ऐसी कोचिंग फिजिकली अवेलेबल नहीं थी। तो हमारे यहाँ जो एक सर थे जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, मिस्टर पीयूष सर है वो। तो बोले सर आप मैथ्स अच्छा है, मुझे यही पढ़ा दो, इसमें जो कंसेप्ट होते हैं ये पढ़ा दो, बस मैथ्स मेरा वापस बेसिक्स अच्छे हो जाए। इस वजह से सर के यहाँ गई थी मैं। तो सर ने फिर मेरे बेसिक्स काफी अच्छे से कवर कर दिए थे। 2 चैप्टर हमने छोड़े थे, वो थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और नंबर सिस्टम, और 2023 का पेपर में सबसे ज्यादा वही थे। हाँ बिल्कुल। तो बस फिर 2023 उसकी वजह से नहीं हुआ। बट मैंने इस तरीके से सर का यूज किया, जहां भी आप हो ना कहीं भी आप रास्ता ढूंढ लेते हो कैसे भी, तो मेरा ये था तो मैं वहां से करा। तो फिर 2023 के लिए मैंने सिविल टैप और जो मैं ज्यादातर ऑनलाइन चीज और रिसोर्स होते हैं ना वही यूज करती थी, क्योंकि हर जगह मुझे ऐसा हो गया था, एक तो नीड बेस्ड रहना है, मुझे हर चीज के लिए पैसे नहीं लेने। तो जो ऑनलाइन यूट्यूब होते हैं फ्री वीडियोस वही लिए था। आई थिंक सिविल टैप करके है सर, विष्णु सर है कोई, उनके वीडियोस देखे थे मैंने। शून्य आईएएस के शायद सी सेट के हैं। तो इस तरह से उनके वीडियोस देख देख कर और पेपर की डिफिकल्टी से मैच करा था। ये रियलिटी चेक दिया था इस बार के, इस तरह के पेपर क्वेश्चंस आते हैं, ये हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो उसको जब कॉन्फिडेंस आ गया फाइनली इस बार हो सकता है, तो इस तरह से करा था सर। राइट राइट। प्रीलिम क्लियर हो गया जब दोनों के लिए आप क्वालिफाई कर गए, हाँ। तब ये कॉल ले लिया था कि इस बार आईएफएस को सीरियसली देना है, हम्म। सो देन यू टुक दैट कॉल? यस एक्चुअली एक मेरा फ्रेंड है, वो बोलता था हर बार, मतलब जब भी बात होती थी कि मैंने तो बीकॉम कर लिया वरना मैं तो आईएफएस ही देता, आईएफएस देना ऐसा करके। तो जब मेरा इस बार क्लियर हुआ तो मुझे वो दिमाग में था, फिर मैंने सर्विस को भी देखा। तो सबका अलग होता है, जैसे आईएएस काफी ज्यादा वो क्रेज है कि आईएएस आईपीएस बनना है। तो जब मैंने दोनों सर्विस को कंपेयर किया तो मुझे लगता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ही मेरी नेचुरल कॉल है। मुझे फॉरेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा, एक तो गांव से है तो बिल्कुल नेचर नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है। और फॉरेस्ट ऑफिसर बनना ही मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, और अभी मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो प्रीलिम्स के बाद ये क्लियर था कि फॉरेस्ट मेंस ही अच्छे से देना है, क्योंकि वही आगे बनना है राइट। इसलिए। हाँ। So now you are not going to take next attempt, and नो you are सर, going to join this. नो सर, अब बस यही फॉरेस्ट सर्विस ही That is ज्वाइन। so inspirational again, because ये भी आपको पता ही होगा, आपने प्रिपेयर किया है तो आपको पता होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि अच्छे रैंक से क्लियर करने के बाद हाँ हाँ बावजूद उसके दे अवेल एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव और समथिंग टू अपीयर इन द सिविल सर्विस वंस अगेन। यस सर, हाँ होते हैं। ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, यस सर, आई एम नॉट पर्सनल। ब्लेमिंग एनीवन, बट यस, सो फॉरेस्ट सर्विस विल गेट वन ब्राइट एंड हार्ड वर्किंग ऑफिसर। थैंक यू सो मच, आपको। सो फिर प्रीलिम के रिजल्ट और फॉरेस्ट सर्विस के मेंस के बीच में टाइम होता है, हाँ ठीक ठाक काफी। टाइम। टाइम को कैसे डिवाइड किया, क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए ही सही, लेकिन आपने सिविल्स का मेंस तो दिया, हाँ तो टाइम को कैसे डिवाइड किया? क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ लास्ट ईयर प्रीलिम का रिजल्ट जुलाई में आ गया था, हाँ अर्ली जुलाई में, और नवंबर में हमारा मेंस होता है, जी सर। तो 4 क्लियर मंथ्स प्लस सम मोर टाइम, ये आपके पास टाइम था, तो हाउ डिड यू यूटिलाइज दिस टाइम? पहले जस्ट रिजल्ट आने के बाद, उससे जस्ट पहले जो अपना टाइम होता है प्रीलिम्स और रिजल्ट के बीच का, तो तब ऐसा था कि शायद हो तो जाएगा पर सीएससी का ही कट ऑफ होगा क्लियर। तो मैं सीएससी के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने लग गई थी, पर जैसे ही रिजल्ट आया तो तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि फॉरेस्ट मेंस देना है अब। तो मैं ब्यावरा में ही थी, तो तब एक तो स्पेस का कंस्ट्रेंट था और लाइब्रेरीज भी बहुत अच्छी नहीं है, वो गर्मी बहुत ज्यादा होती थी। तो मुझे लगा मेंस तो देना है बट यहाँ से नहीं होगा।
तो मैंने फ्री रेसिडेंशियल कोर्स था एक बैंगलोर की एकेडमी का, तो बस मैं वहाँ चली गई कि बस ठंडा-ठंडा थोड़ा रहे कि मैं पढ़ लूँ शांति से। राइट, राइट। तो डिसाइड तभी कर लिया था, और क्योंकि यूट्यूब से ही पता चला था कि इसमें ऑप्शनल का ज़्यादा वेटेज होगा। अगर आपने ऑप्शनल कर लिया तो फॉरेस्ट मीन्स आपका हो जाता है। करेक्ट। तो इसीलिए फिर मैंने जुलाई में वहाँ गई मैं बैंगलोर। तो जुलाई में मैंने पहली बार एक प्रॉपर कोचिंग ली थी, 32,000 का था वो। तो मैंने बोला चलो करते हैं, ले ही लेते हैं। तो वो लिया था और वही मैंने कवर किया जुलाई से लेके सितंबर तक। ऑप्शनल्स को कवर किया था, मेरा फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी, ये 2 था। फिर सितंबर में वापस आई थी और भोपाल मेरा सेंटर था, तो वहाँ सीएससी मीन्स लिखा। बट वही है, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए जा रही थी, क्योंकि मुझे ना एथिक्स याद था ना ज्योग्राफी याद था, मतलब लिखने मीन्स लिखने जैसा। तो कवर करने का पोर्शन मैंने सीएससी मीन्स के पहले किया था, और रिवीजन का सीएससी और फॉरेस्ट मीन्स के बीच में किया था। रिवीजन के साथ-साथ प्रैक्टिस भी आप कर रही होंगी? नहीं सर, वो नहीं करा था। वही होता है, वो डिफरेंस होता है। सीएससी मीन्स में आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग होता है, आंसर राइटिंग काफ़ी अलग चीज़ होती है। करेक्ट, करेक्ट। बट फॉरेस्ट मीन्स में आपको बस जियोलॉजी जो मेरा सब्जेक्ट था, फॉरेस्ट्री था, अगर आपको ये आ गए तो आप लिख दोगे। यही मैंने सीएससी से लर्न करा था कि मैं पेपर कंप्लीट कर सकती हूँ, जिसके लिए मैं गई थी जानने के लिए कि क्या मुझे आंसर लिखने पड़ेंगे या मैं लिख सकती हूँ। तो पेपर में कंप्लीट कर सकती हूँ, ये मुझे वहाँ से पता चला था। तो फिर मैंने सिर्फ रिविजन ही करा था और सिर्फ एक जियोलॉजी का टेस्ट लिखा था, और उसमें भी अच्छे रिव्यूज़ थे। तो उस वजह से मैंने नहीं लिखा। मतलब सब कुछ अपना ही होता है, पर्सनल ही होता है। आपको पूरी एग्जाम में ही खुद ही समझना होता है कि आप क्या कर रहे हो। मुझे पता था पेपर कंप्लीट हो जाएगा, बस जो याद रखना है वही रखना है। तो इसलिए मैंने पेपर नहीं लिखे थे, टेस्ट नहीं लिखे थे। राइट, हाँ। राइट। और जीके के लिए कुछ अलग से किया, इंग्लिश के लिए कुछ अलग से किया? हाँ सर, इंग्लिश में ऐसा होता है कि क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग होता है, मैंने ये हाँ, सुना था हाँ। उसमें। तो उसमें ग्रामर के लिए मैंने 60 रूल्स इंग्लिश ग्रामर करके आता है, एक रानी मैम के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर। तो जैसे अपन को सबको लगता है कि नहीं, ग्रामर तो बेसिक है, स्कूल वाला ही याद ही होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस वगैरह होते हैं। पर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कहीं भी चांस नहीं लेना है। ये बहुत मुश्किल से फ्री हुआ है पहली बार। तो मैंने हर दिन 1-1 घंटे, आधे-आधे घंटे, जब भी चाय-वाय बनाती थी मैं, तो वो रूल्स में रोज़ सुनती रहती थी। तो इंग्लिश का से थोड़ा-थोड़ा करके करा। और जीके के लिए वही है, मैं ऑप्शनल से इतना ज़्यादा, एक तो डर था कि जियोलॉजी नया सब्जेक्ट है, क्या पता, मुझे लग तो रहा है आ गया, पर सच में आया कि नहीं आया मुझे समझ में। तो जीके का टाइम ज़्यादा नहीं था मेरे पास। तो मेरी बहन को मैंने बुला लिया था, तो वो 1 महीने मेरे साथ रही और उसने मेरे जीके के नोट्स बनाए थे और फिर मैंने पढ़े थे। बहुत छोटे-छोटे, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। राइट, राइट, राइट। क्योंकि सीएसई मेंस में तो हर सब्जेक्ट का अलग पेपर होता है, जैसे जी राइट, 1, 2, 3, 4, राइट, उसमें सब कुछ कंबाइन होके सिर्फ जीके में आएगा। राइट। तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकती थी सिर्फ एक पेपर के लिए। तो मैंने बोला था कंसाइज़ में जो भी अभी करंट की कंपाइलेशन होगी मेंस का, वो देखकर और मैं नोट्स देखकर कुछ-कुछ बना दें और मैं वही पढ़ लूँगी। तो मैंने वो पढ़ लिए थे। स्कोर कैसा रहा था जीके और इंग्लिश में? सर जीके इंग्लिश का मुझे याद करना पड़ेगा, इसको याद। अच्छा। बट इट वाज़ नाइस। हाँ, डिसेंट था। बहुत ज़्यादा मार्क्स तो ऑप्शनल में ही आए थे। तो उसमें बिलो एवरेज तो नहीं थे, बट एवरेज मार्क्स थे इसका। फॉरेस्ट्री में याद आ रहा है मार्क्स कितना था? फॉरेस्ट्री में आई गेस 110 या कुछ था। नहीं, तो मुझे याद करने पड़ेंगे। हाँ, वो जो किसी पेपर में हाँ, मुझे लगता है कि दोनों मिला के कम से कम 230, 250 के बीच में रहा होगा, फॉरेस्ट्री 1 एंड 2 मिला करके। फॉरेस्ट्री 1 एंड 2 मिला के, हाँ। हाँ, उतना तो होना ही चाहिए बिकॉज़ हुँ। आपका जियोलॉजी वाज़ क्लोज़ टू 300, हाँ, 284 था उसका। 284। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो 250 के आसपास तो फॉरेस्ट्री फिर भी रहा होगा। नहीं, उससे कम, शायद 211 ही हुए मेरे। ओके, टू फॉरेस्ट्री में कम थे उसमें, ओके, जियोलॉजी में ज़्यादा थे। ओके। या आप पोर्शन काट भी सकते हो कि मुझे कुछ भी याद नहीं आया वहाँ से। नहीं, डोंट वरी। उसकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आई आई जस्ट वांटेड टू नो कि जैसे एफर्ट आपने लिया, हाँ। क्योंकि एक स्टूडेंट के दिमाग में ये कंसर्न रहता है कि जैसे मैम ने जीके को थोड़ा-सा हाँ। लास्ट मोमेंट में किया और ये समझते हुए किया कि पूरा जीके एक ही पेपर में है, हाँ। तो यहाँ पे उतना हम एफर्ट नहीं ले सकते। जी। तो नेचुरली क्या होता है कि वो स्टूडेंट को फील भी होता है हाँ। कि अच्छा फिर मैम को कितने मार्क्स हैं? हाँ, हाँ। तो वो इसलिए मैंने पूछा। आई आई डोंट एक्सपेक्ट यू कि आपको आपके मार्क्स याद रहेंगे। हाँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट खुद से प्रिपेयर करते हैं, हुँ। उनको अक्सर ये प्रेशर रहता है हुँ। कि हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, हमें क्या बहुत ज़्यादा पढ़ना है एंड ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। जी, जी। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज आपकी सेल्फ स्टडी कितने घंटों की रहती थी? ऑल्दो नंबर ऑफ आवर्स कीप फ्लक्चुएटिंग डे टू डे, लेकिन ऑन एन एवरेज कैसा आपका दिन रहता था? ओके सर। तो मेरा एक्चुअली यही था, यूपीएससी को मैंने बहुत ही ज़्यादा यूपीएससी को ही लाइफ बना दिया था। इस वज़ह से शायद फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हुई कि बट
बस एक फ़िटनेस का मुझे थोड़ा-सा क्रेज़ है, मतलब फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हूँ मैं। तो योगा क्लास में सुबह चली जाती थी। उसके बाद आकर तो बस पढ़ना ही था, उसके अलावा और कुछ था ही नहीं। और मैं अपने ही वही ब्यावरा में ही थी, हुँ, तो बाकी मेरे फ्रेंड्स कहीं बाहर जा चुके थे और नए फ्रेंड्स मुझसे ज़्यादा बनते नहीं हैं, बहुत रियल लोग चाहिए होते हैं मुझे, सॉलिड बॉन्ड हो। तो बस यूपीएससी के लिए दिन भर बस घर पे रह के पढ़ाई है, तो फिर जितना टाइम था बस पढ़ाई है, ऐसा था। तो इसलिए कोई स्टडी आवर्स का भी कोई काउंट नहीं है। बस जब तक पढ़ सकते थे बस पढ़े और फिर वही रूटीन ऐसा था। राइट। बट अगर किसी ऐसे स्टूडेंट को एडवाइस करना हो हुँ, और जिसके मन में ये सवाल चल रहा हो हुँ, कि अगर हम खुद से तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो कितनी सेल्फ स्टडी चाहिए हाँ, अगर उसको 2026 का एग्ज़ाम देना है, हाँ, हाँ। तो क्या लगता है कि व्हाट विल बी द मिनिमम बेसिक रिकमेंडेशन? ऐसा मेरा यही होता है कि अगर आपको जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो शायद आपको कम नंबर ऑफ आवर्स लगे। पर एटलीस्ट 8 आवर्स मैं स्टिल बोलूँगी, मैं 5-6 घंटों में आप पढ़ सकते हैं, इतना मुझे नहीं लगता। हुँ, हुँ। तो 8 से 10 घंटे भी अगर आप कर सको, 8-8 घंटे तो अगर आपको पूरे टाइम करना है, एग्ज़ाम से जस्ट पहले उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये है, एटलीस्ट 8 आवर्स तो आपको करने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करने पड़ेंगे। बीच-बीच में गैप के साथ हुआ था मुझे, मतलब बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, आप कुछ भूल जाते हो, पिछला पढ़ा हुआ कोई काम नहीं आता, फिर वापस उसको पढ़ो। तो कंसिस्टेंटली पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रोज़। और कभी मोनोटोनी हुई या सेंस ऑफ सैचुरेशन हुआ कि 15 दिन अच्छी पढ़ाई हो गई, हाँ। अब नहीं होता, 2 बार दिया नहीं हुआ। हुँ। वो उस तरह का सैचुरेशन या उस तरह का कभी एक सेंस ऑफ ओवरवेल्म भी हुआ कभी? हाँ सर, और काफ़ी कैसे डील करते थे? काफ़ी ज़्यादा 2023, 24 ये दोनों साल तो काफ़ी ज़्यादा ही रहा था। वही था कि मोनोटोनस लाइफ़ से ही सबसे ज़्यादा अपन परेशान होते हैं यूपीएससी में, अगर किसी चीज़ से होते हैं तो। पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं होती है, बट उसको रोज़ वही रूटीन फ़ॉलो करना ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मेरा यही था कि जो जिस चीज़ से मैं रिलैक्स होती थी वो यही था कि जब मैं ऊपर चाय पीने जाती थी मेरे घर में, तो थोड़ा रो लेती थी। फिर मेरी मम्मी मुझे मोटिवेटिंग लाइन्स बोलती और फिर मैं खुश हो जाती हूँ और पढ़ती हूँ। ऐसा ही था, बस मेरा यही था। मैं सबको शायद सब रिलेट ना कर पाए, बट मेरा यही था कि एक एवरीथिंग वर्सेस नथिंग का होता मेरे लिए यूपीएससी। मुझे वो सोशल कंडीशन से भागना था। तो मैंने बहुत ज़्यादा उसको अपने सर पर लेकर पढ़ा है, एकदम टेंशन लेकर। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हुई थी। और बस यही था कि अगर मम्मी ने कुछ बोल दिया तो फिर मुझे शांति मिल जाती थी। तो मेरा वो था रिलैक्स करने का, माइंड को रिलैक्स करने का। पीस ऑफ माइंड मेरा मम्मी के वर्ड्स हैं। सबके लिए अलग हो सकता है, आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। मोनोटोनस लाइफ होगी, आप बोर भी हो जाएँगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हो रहा है, करना भी है और नहीं भी हो रहा है। तो आपको हमेशा सबके पास कुछ होता है, क किसी के पास फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी के पास बाहर जाना हो सकता है, तो वो आपको साथ में रखना ही पड़ेगा। And apart from studies, what were the other things which you followed during this while? ओके, लाइक हॉबीज़ वगैरह ऐसा हाँ, कुछ? hobbies अ or anything that helped you stay energized? मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, तो जो मेरी योगा क्लास है, वहीं मैं डांस भी सुबह करके आती थी, तो एकदम फ्रेश माइंड हो जाता था मेरा उससे। और हमारा एक, क्योंकि बड़ी-सी फैमिली है, बहुत सारे कज़िन्स हैं, तो वो लोग आते-जाते रहते थे, हम हर फेस्टिवल पे गाँव जाना होता है, वैसा ही है। तो वो एक्चुअली वो एक ब्रेक अपने आप मिलता जाता था। तो मेरे कज़िन से मिलना और घूमना मुझे अच्छा लगता है। वहीं छोटे से ही, मतलब गाँव में ही चले गए जो भी है। वो है और डांस करना है, और मैंने अपने पूरे टेरेस पेंट कर रखा है। तो जब भी मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी, तो मैं कलर्स लेके बस पेंट कर लूँ कुछ भी। बहुत ज़्यादा अच्छे ऐसे नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ एकदम, पर पेंट करना भी अच्छा लगता है, तो पेंट करना, डांस करना, ये सब है उसके अलावा। अच्छा, आपने मेंशन किया अंजलि कि आप योगा की प्रैक्टिस में मतलब योगा प्रैक्टिस करते हैं। कितने वक़्त से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर ये लगभग 2020 लॉकडाउन के अराउंड मैंने स्टार्ट किया था। 2020 के आसपास? हुँ, हुँ। तो 5 साल हो गए हाँ, बस आपको बस। योगा प्रैक्टिस करते हुए। जी सर। इसका क्या इम्पैक्ट देखा आपने? समथिंग दैट हेल्प्ड यू इन द प्रिपरेशन? सर एक सबसे टेंजिबल बेनिफिट तो यही होता है कि मुझे कभी इतने लंबे जो आवर्स आप बैठते हो, तो उसकी वजह से कई बार लोगों को बैक प्रॉब्लम, नेक प्रॉब्लम, ये बहुत ही होता ही है। आम बात है। हाँ, तो वो मुझे कभी नहीं हुआ, जबकि मैं 12-12, 13-13 घंटे बस बैठ ही के ही निकाला है मैंने। तो मुझे फिज़िकल ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ। वो आई थिंक वही एक सबसे बड़ा टेंजिबल बेनिफिट मुझे मिला।
उसके अलावा क्योंकि ये मुझे करना अच्छा लगता है, तो मेंटली भी मैं उसकी वजह से मुझे रिलैक्सेशन उससे मिलता था, तो यही था। हाँ, क्योंकि आज के डेट में योगा पे इतनी स्टडी हुई है, हम्म, हाउ इट हेल्प्स यू फोकस बेटर, हम्म, हाउ इट हेल्प्स यू स्टे एनर्जाइज। हाँ हाँ। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ऑफन टाइम आई एडवाइज माई स्टूडेंट्स हम्म, कि आप प्रिपरेशन को इतना यूनिफोकल भी ना बना दें हम्म, कि आप अपने बेसिक हेल्थ से जी सर। डेविएट हो जाएं। हाँ सर, बेसिक हेल्थ को तो मेंटेन करना सब जरूरी है, क्योंकि अगर आप वहीं बीमार हो जाओगे या फिर आपके ये बैक पेन वगैरह इशू होने तो लाइफ लॉन्ग हो जाते हैं कई बार, जैसे सर्वाइकल हो जाता है लोगों को। राइट, राइट। तो फिर इसका कोई सेंस ही नहीं है। तो बेसिक हेल्थ तो आई थिंक मैंने कभी इग्नोर तो नहीं की यूपीएससी में। यही था कि एक तो हेल्थ था मेरे पास, तो उसको बनाए रखा और पढ़ाई करी, ये दो था। अ, मीन्स देते देते ये तो आपको देने के बाद ये तो लग गया कि इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। हम्म। इंटरव्यू की तैयारी कब से शुरू की? रिजल्ट आने के बाद, या थोड़े लेटेंट मोड में स्टार्ट कर दी थी मेंस के बाद? यही था कि मेंस रिजल्ट के बाद ही मैंने ढंग से प्रिपेयर किया था, हम्म। क्योंकि मेंस रिजल्ट तक भी ऐसा था कि फाइनली एक टाइम आया था कि जब मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मेंस के बाद मैंने कुछ अलग से ही करने का मन होता है, तो मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स स्टार्ट कर दिए थे। अच्छा। हाँ। हाँ, तो योगा तो प्रैक्टिस कर ही रहे थे आप। हाँ। तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया था, मतलब रिजल्ट तक मैंने पढ़ाई से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं किया था। वही होता है ना, आप इतने थक जाते हो, सिविल सर्विस मीन्स तो हो गया, उसके बाद फॉरेस्ट तक काफी ज्यादा हो जाता है वो स्ट्रेस राइट, राइट, कंटिन्यू। राइट। तो उसके बाद मिक्स मार्शल आर्ट्स कर लिए मैंने 1 महीने, और फिर रिजल्ट आया तो मैंने सोचा चलो अब सब छोड़ के अब थोड़ा सीरियस हो जाता है। राइट। तो ये उसके बाद था कि अब क्या करूं मैं खुद से। मैंने जैसे करना स्टार्ट किया, सबने बोला था कि डेफ होता है, अब एक एक चीज आप प्रिपेयर करो, तो मैं प्रिपेयर कर रही थी, बट मुझे सब कुछ ऑल ओवर द प्लेस लग रहा था। तो तब हमारे जो एक मेंटर है, आईएफएस है, वो रविकांत मीना सर, तो उन्होंने बोला था कि मैंने एवोल्यूशन से करा था, और वो आपके बेसिक कंसेप्ट्स जो होते हैं ना वो भी क्लियर करेंगे, और आपको इंटरव्यू के लिए जो प्रॉपर आप जिस तरह से आपको प्रिपेयर करना है वो सब कुछ लीनियर स्ट्रक्चर्ड आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने एवोल्यूशन आईएएस का गाइड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या क्या हुआ? गिव मी द स्टोरी। इंटरव्यू के लिए एक्चुअली वही है, हर चीज़ में मेरे फैमिली होती है, तो मेरे घर से तभी मेरे भाई बहन आ गए थे, तो हम 4-5 लोग गए थे इंटरव्यू यूपीएससी बिल्डिंग तक। अच्छा। हाँ। और तभी वही है, स्पिरिचुअल भी था, तो मैंने अपने जो गुरु हैं उनसे बात करी फोन में जाते जाते, तो उन्होंने देखकर बोला कि तुम में कॉन्फिडेंस तो बहुत है, भर भर के है, बस जाओ और मन में डाउट मत आने देना, जो बोलो उसको क्लियर बोलना, बस इतना ही है, हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा था। तो मुझे था कि हो जाएगा, ये क्लियर था, तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी, हैप्पी एकदम। और जब अंदर जाना था तो फाइनली गए, हंसते खेलते गए मैं तो। सब टेंस थे और मैं अलग ही, एक पता नहीं क्या मोड था वो, माइंड वाला मेंटल मोड था, कि बहुत ज्यादा खुश और सब कुछ अच्छा होगा, इस फीलिंग से गई थी मैं। अंदर गए, जब फॉर्मेलिटीज हो गई, तो मैं देख रही थी, मेरे जो वो अपनी बेंच होती है जो एक ही हाँ। बोर्ड के लोग होते हैं, तो कुछ खड़े हो रहे, बैठ रहे, टाई सही कर रहे लोग, पानी पी रहे, और मैं वहां भी एकदम, वो बोलते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस वाला, जैसा मैं एकदम खुश थी कि मुझे लग रहा था कि सब कुछ अच्छा ही होगा। तो मैं बिल्कुल टेंस नहीं थी, मेरा नंबर आया, उन्होंने बिठा दिया, और वीवी सोरेन सर का बोर्ड था मेरा। तो मैं अंदर गई तो सर ने पूछा कि अंजलि, सो यू आर फ्रॉम राजगढ़, तो डिस्क्राइब राजगढ़ इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट्री और इकोलॉजिकल परस्पेक्टिव से, नथिंग एल्स, लाइक डोंट ब्रिंग हिस्ट्री एंड अदर थिंग्स। तो इस तरह से मैंने फिर जब अच्छे से समझाया कि जैसा अपना क्लाइमेट होता है, रेनफॉल, फॉरेस्ट टाइप, इस तरीके से उन्होंने फॉरेस्ट एरिया पूछा। सर ने मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा, मुझे लगा 4-5 पूछते जो होता है। हाँ, हाँ। फिर सर ने बोला सेकंड मेंबर को, जो लेडी मेंबर थी, उन्होंने कई सारे क्वेश्चन पूछे। तो मुझे अपने कोर्स से काफ़ी हेल्प मिला था, क्योंकि जो यहाँ मैंने आंसर लेडी मेंबर को दिए थे, वहीं से दूसरे सर ने पिकअप किए थे। तो मैंने मेंशन किया था वाइल्ड लाइफ ऑफ एमपी में घड़ियाल, तो सर ने वहाँ बोला था अच्छा आपने घड़ियाल मेंशन करा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, और ये सर आपने क्लास में बताया था, एलिगेटर, हाँ, क्रोकोडाइल, हाँ, हाँ। घड़ियाल। तो मैं उन्हें पूरा वर्ड टू वर्ड 4-5 डिफरेंस बता पाई जो आपने बताए थे सारे। तो वो काफ़ी खुश हुए थे उससे। इसी तरीके से जो आप एक मेंबर को शायद क्वेश्चन के आंसर देते हो, वो आप कहीं ना कहीं दूसरे मेंबर आपको वो एनालाइज करते वो तो रहते हैं, ऑब्जर्व तो कर ही पूछते हैं। रहे होते हैं आपको। हाँ। तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। और लास्ट में वाले जो मेंबर सर थे, उन्होंने जरूर थोड़े दूसरे क्वेश्चंस पूछे थे, विशाखा गाइडलाइन वाले और यूएस के इलेक्शंस टाइप ऐसे कुछ। तो उनमें से जो मुझे रिकॉल हो पाया वो बता दिया, जहां भी नहीं हो पाया मैंने आराम से आई डोंट नो सर, आई डोंट नो मैम, ऐसे करके बोला। और लास्ट में जब मैं जा रही थी, उठने से पहले ही चेयरमैन सर ने बोला कि ओके अंजलि, योर इंटरव्यू इज ओवर, गुड, वेरी गुड, ऐसा करके सबने बोला गुड।
फिर मैं जब जा रही थी तो लेडी मैम बोले, अरे यू हैव वॉर्न वेरी ब्यूटीफुल साड़ी। तो मैं बोला, थैंक यू मैम, हाँ ये बिल्कुल ट्राइबल प्रिंट लग रही है एमपी की जो मेरी साड़ी थी इंटरव्यू की। तो इस तरह से एक हैप्पी नोट पर ही एंड हुआ और वैसा ही स्टार्ट हुआ था वो ऐसा। Right, right. अ, अच्छा, जो लोग 26 या 27 में हम्म, देना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 27 के लिए अब थोड़े सीरियस हो गए हैं, हम्म, और 26 वाले तो ऑब्वियसली एक थोड़ा सीरियस जोन में हैं। हाँ, हाँ। तो 26 वाले स्टूडेंट को आप क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि अब उनके पास रफली 10 मंथ्स है प्रीलिम के लिए, और मेंस के लिए कह लीजिए कि 13 मंथ्स हैं उनके हाँ, पास। हाँ। सो व्हाट विल बी योर वर्ड ऑफ एडवाइस विद रिस्पेक्ट टू हाउ डू दे मैनेज देयर टाइम, हाउ डू दे मैनेज देयर रिसोर्सेज? तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? ओके सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम में कि आप मीन्स रेडी रहो प्रीलिम से पहले। ये सब बोलते हैं पर कई बार हम लाइटली ले लेते हो। अभी आपके पास अगर 10 मंथ्स हैं तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ऑप्शनल आप कवर करके रखो जितना भी हो सके। अगर 70% भी हो रहा है तो एटलीस्ट वो बहुत अच्छे से कवर्ड हो आपका। आप पीवाईक्यू देख चुके हो और आपको लर्निंग लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, बिकॉज ऑप्शनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिविल सर्विस में। तो मैंने देखा राइटिंग प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शनल कवर्ड रहे, पीवाईक्यू आप उसके देख चुके हो और आंसर लिख चुके हो, ये इस टाइम में करना है। साथ ही में सिविल सर्विस मींस के भी जो, अगर आप किसी एक जीएस को या अच्छे से कवर कर पाओ, एटलीस्ट एथिक्स कवर कर लो, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट शायद प्रीलिम्स के साथ आप टच में रहोगे बट एथिक्स में नहीं रहोगे। तो ऑप्शनल एथिक्स को अभी करना है, मींस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके रखना है और आंसर्स में आपको कॉन्फिडेंस लाना ही होगा, क्योंकि मुझे पता है जो अभी मेरे साथ के बैचमेट्स रैंक अप के लिए देंगे उनका प्रिपरेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो आपको अगर सच में सिलेक्शन लेना ही है और आप सीरियस हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेंस को प्रॉपर रेडी रहें थोड़ा बहुत, और फिर 3 महीने पहले शायद अगर प्रीलिम्स से डेडिकेटेड प्रीलिम्स स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मेंस का टच रहे ऐसा, और जस्ट 50 डेज पहले तो प्रॉपर प्रीलिम्स में जुड़ सकते हो। Right, right. Anything about answer writing that you would like to share with the students? Because students थोड़ा सा clueless रहते हैं कि एक जनरल स्टडीज के अच्छे आंसर का फ्रेमिंग कैसा हो, और बेसिकली कब से आंसर राइटिंग स्टार्ट होनी चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वही आंसर राइटिंग के लिए आपको पहले सिलेबस कवर्ड होना चाहिए। आप कुछ तो भी नहीं लिख सकते ना, उसको कोई सेंस भी नहीं है। तो यही है कि आपको आपके पास जो हर सब टॉपिक के ऊपर जो नोट्स होते हैं ना मेंस के जीएस वाले, तो वो आपके पास हो, आपको अच्छे से याद हो वो, उसके बाद आप आंसर राइटिंग करते हो। आप पहली दिन एक ही टॉपिक नए से पढ़ रहे हो और उसी को कुछ लिख कर देख रहे हो तो उसका इतना ज़्यादा सेंस मुझे नहीं लगता है। तो एटलीस्ट थोड़ा आपका सिलेबस कवर्ड हो, आपको पता हो, फिर आप स्टार्ट पीवाईक्यू से ही कर सकते हैं। आप शुरू में बहुत बुरे आंसर लिखेंगे, कोई बात नहीं। बस ये है कि सबसे ज़्यादा फोकस मेरा जो जीके पेपर में भी जैसे मैंने लिखा था, आंसर को ब्रेक करना होता है। अगर 2 पार्ट हैं और जो भी कोई चीज़ आगे एक लाइन में भी मेंशन्ड है तो उसको आप थोड़ा सा एड्रेस कर दोगे और पॉइंट वाइज में ही आप आंसर लिखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हर पार्ट को एड्रेस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हाँ, वही यूनिक आपके पास एग्जाम्पल्स हों और अगर डायग्राम्स वगैरह बना पाओ तो वो अलग होता ही है। ऐसा। अच्छा, आप किसी भी रेगुलर कोचिंग में नहीं थे, और मोस्टली जो पब्लिक डोमेन में रिसोर्सेज अवेलेबल थे आपने मोस्टली उनका इस्तेमाल किया है। आंसर कैसे इवेलुएट आप कराते थे या खुद से करते थे? व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर आंसर्स? ओके सर। हाँ, वही था कि ऐसा, और एक दिल्ली में भी नहीं थे तो कोई किसी से पूछ लूँ, मैं मेरे साथ कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा था। तो ज़्यादातर जो आंसर्स थे वो सेल्फ इवैल्यूएशन ही थे, क्योंकि मैंने जो किया था वो टॉपर्स आंसर कॉपीज़ को बहुत ज़्यादा डाउनलोड करके रखा था और वो जो आंसर लिखे थे वही मैं लिखती थी और फिर उनसे कंपेयर करती थी। तो मेरा इवैल्यूएशन ज़्यादातर खुद से और टॉपर्स के साथ था कि टॉपर्स कॉपीज़ में उन्होंने क्या लिख रखा है, क्योंकि इवेंचुअली इन्होंने आगे मेंस लिखा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया होगा मॉक में और फाइनल एग्जाम में। तो वो इवैल्यूएशन मेरा उनके साथ होता था कि इन्होंने कैसे लिखा है आंसर और मैं क्या लिख पा रही हूँ, ऐसा। ओके, सो सेल्फ इवैल्यूएशन से आप अपने आप को पॉलिश कर किया है। सही किया है ओके, इम्प्रूवमेंट, हाँ। ओके। जी सर। टॉपर्स कॉपी पे एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, नॉट एग्जैक्टली अबाउट टॉपर्स कॉपी हाँ, but about toppers. हाँ, हाँ। So now that you yourself have a place in top 10, जी सर। what do you think toppers do differently? What is the differential? जी सर।
वही मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को एक्चुअली मेहनत करते हुए देखा है, नहीं होता है तो अब कई बार अपन को समझ में नहीं आता इनका क्यों नहीं हुआ। बट टॉपर्स का यही था कि मैंने ये देखा है कि वो एग्ज़ाम रेडी हमेशा थे, मेंस रेडी हमेशा थे, ये एक होता है। अगर आप प्रीलिम्स दो और फिर ये सोचो कि नहीं मेंस आएगा तब मेंस का देख लेंगे, और आप जब तक खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आए कि आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो, तो वो एक फैक्टर होता है। जैसे मुझे था कि जब मैं मेंस लिख रही थी तो आई वेंट ऑल इन, और मुझे पता था कि इस सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ना है, क्या ये मेरा कवर्ड हो गया है। और टाइम डिवाइड जो आप करते हो, आप पूरा मंथ्स को आप स्ट्रेटजाइज करते हो, आपको जीके के लिए कम टाइम देना है क्योंकि इसमें ऑप्शनल का ज़्यादा वेटेज होता है। तो इस ये सब चीज़ें आपने वाकई में खुद से बैठ के सोचा है एग्जाम के लिए या नहीं सोचा है? तो टॉपर्स ने आई थिंक सभी क्लियर होते हैं इस चीज़ को लेकर कि क्या एग्जाम है, कितना हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, मीन्स रेडी है या नहीं। तो आई थिंक ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। इट्स नॉट अबाउट कि आप ज़्यादा मेहनत करी, कम करी, बट सही करी या नहीं, वो होता है। राइट, जी सर। राइट। पूरी प्रिपरेशन जर्नी में इफ यू लुक बैक, अगर कुछ एक चीजें आप चेंज कर पाती तो व्हाट वुड हैव बीन दोज थिंग्स? अ, सबसे ज़्यादा एक ही होता कि मैं सी सेट को शायद इग्नोर नहीं करती, तो शायद जर्नी इतनी लंबी नहीं होती। तो एक यही होता है चेंज करना कि मैंने एग्ज़ाम को शायद होलिस्टिक नहीं लिया। मुझे लगा कि ये तो क्वालिफाइंग पेपर है, हो जाएगा। उसको बैठ के ढंग से एक बार पेपर सॉल्व भी नहीं करके देखा था मैंने। तो यही होता है कि मैंने इग्नोर किया, तो वो उसका मुझे रिज़ल्ट भी वैसा ही मिला। तो चेंज यही होता है कि जब भी जिस भी स्टेज पे मैं जाती, उसको खुद से एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं शायद सीसेट को इग्नोर नहीं करती, तो वहीं से चेंज आ जाता है। शायद जर्नी इतनी लंबी ना होती, पहली बार प्रीलिम्स हो जाता 2022 में ही, सेकंड में ऐसा। राइट। हाँ, सो टू कंक्लूड, in general, whoever is aspiring to appear in the civil service examination and become a civil servant, or whoever is aspiring to appear in the Indian Forest Service examination and basically emulate your example. So, what will be those 4, 5, 6 things which you would like to share with them? अगर उनको अल्टीमेटली उसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है जहां पे आज आप पहुंच चुकी हैं। यही है कि आप आप खुद से एक बार कंफर्म हो जाइए, मतलब आपको ये एग्ज़ाम लिखनी है, दूसरे लिख रहे हैं इसलिए लिखना है, या क्या है इसके आसपास जो इतना सारा हवा सा है उसके लिए लिख रहे हो? नहीं, पर अगर आपको कंफर्म है कि आपको एग्ज़ाम इसलिए लिखना है क्योंकि आपको वही ऑफ़िसर ही बनना है, तो सबसे पहला ये तो होता है कि हम शॉर्टकट्स लेना बंद कर दें। एग्ज़ाम्स खुद समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये मुझे लगा है। कई बार लगता है कि हम वो ऑनलाइन को खोल कर बैठ जाते हैं कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है कोई और बता देगा, तो वो नहीं होता। आप खुद से बैठिए, आपके साथ एग्ज़ाम को समझिए, हर पेपर को समझिए, और फिर आप टाइम डिवाइड कीजिए प्रॉपर कि किस सब्जेक्ट को या किस एग्ज़ाम के मेंस को कितना टाइम देना है, प्रीलिम्स को कितना टाइम देना है। तो आप वो करिए, जब आप खुद से समझ जाएँगे ना कि हाँ, मैं रेडी हूँ, तो आप कर लोगे। कोई वो बाउंडेशन नहीं है, मैंने ब्यावरा से कर लिया, घर से कर लिया, बिना दिल्ली आए किसी से मिले कर लिया, तो आप डेफ़िनिटली कर सकते हो। बस एग्ज़ाम ही है, एग्ज़ाम दे रहे हो, सिलेबस समझ जाओ, पीवाईक्यू देख लो, और बस खुद से फिर कॉन्फिडेंट हो जाओ, तो आप कर सकते हो, यही है। थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड ट्रस्ट माय वर्ड्स, जिसने भी इस इंटरव्यू को यहाँ तक देखा होगा, और मेरे ऑडियंस पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपने स्टेट कैपिटल को भी नहीं देखा है, लेट अलोन दिल्ली। उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल होगा। एंड इंडीड आपके साथ बैठने के पहले मुझे खुद भी नहीं पता था कि आपकी जर्नी इतनी इंस्पिरेशनल होने वाली है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो इट इज़ अ मच प्लेजर फॉर टॉकिंग टू यू। It is a pleasure talking to you. It has been an honor being a part of your journey. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर।